वंदे मातरम बच्चों। पिछली क्लास में आपको अभ्यास कार्य दिया था। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए दी थी आपको। बहुत सारे बच्चों ने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, साफ सुथरा भी, और कैलकुलेशन भी उनकी अच्छी थी। अंशिका मिश्रा, अंशिका सिंह, सदव, सबा, वैष्णवी, जया, आस्था, अश्विनी, इन लोगों ने रिप्लाई भी किया व्हाट्सएप पे। इसी तरह से अभ्यास करते रहिए, फिजिक्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। आज शुरुआत करते हैं हम लोग अगले चरण की। अगली यात्रा है हम लोगों की परमाणु में पाए जाने वाले मूल कणों के गुण। परमाणु में पाए जाने वाले बच्चों, अभी तक लगभग 100 से अधिक मूल कण खोजे जा चुके हैं। 100 से अधिक मूल कणों की खोज हो चुकी है परमाणु के अंदर, लेकिन आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में आप डिटेल में केवल 3 ही मूल कण, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम लोग इन्हीं कणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन कितने? लगभग 100 से अधिक, लगभग 100 से अधिक मूल कणों की खोज हो चुकी है। इसलिए बता दिया कि हम लोग केवल 3 ही मूल कणों तक सीमित ना रहे, है ना। तो हम लोग को मुख्य 3 मूल कण हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप जानते हैं। मुख्य मूल कण 3 हैं। गुण। राइटिंग मेरी अभी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है बेटा। बोर्ड, क्लासरूम बोर्ड में तो फिर भी यहाँ से बेटर है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास ना करते करते, जैसे आप लोग पढ़ाई में अभ्यास कर रहे हैं, वैसे ही मेरा भी धीरे धीरे अभ्यास हो पाएगा। कोरोना काल हम लोगों को काफी कुछ सिखाएगा भी। कोशिश कर रही हूँ कि ठीक ठाक लिख पाऊं। पहला मूल कण आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा भी मूल कण आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन। और तीसरा मूल कण है न्यूट्रॉन। इसे हम लोग छोटा सा अभी जब पढ़ाई करेंगे तो ब्लैक डॉट से प्रदर्शित करेंगे, और प्रतीक होता है इसका ई, आपको पहले से पता है। इसको हम लोग ले लेते हैं प्रोटॉन को,
और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा ले लेते हैं न्यूट्रॉन, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों की ही अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग गुण हैं, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। नाभिक के बाहर, परमाणु के अंदर, नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाला कण। ये क्या है? नाभिक के अंदर रहने वाला कण। और ये भी है नाभिक के अंदर। इसके खोजकर्ता का नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है 12th क्लास के बच्चों से, खोजकर्ता। जिसके इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं J.J. थॉमसन। इसके खोजकर्ता हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इसके हैं जेम्स चैडविक। अब आ जाइए, हर एक कण के पास द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान शब्द का अर्थ बता दे रही हूं मैं यहाँ पर। इंग्लिश में इसको कहते हैं मास। एक्चुअली इसमें जो ये शब्द है ना, द्रव्य, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने जब पहली क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास ली थी, पढ़ाई की थी, तो द्रव्य शब्द का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ और द्रव्य एक ही बात है, पहले भी बताया था। लेकिन अंग्रेजी में भी जैसे पदार्थ शब्द अलग है द्रव्य से, वैसे ही अंग्रेजी भी पदार्थ शब्द की इंग्लिश सब्सटेंस होती है। अब पदार्थ शब्द का जो प्रयोग है वो छोटे क्लास तक किया जाता है, 6th, 7th और 8th क्लास तक। जब आप 9th क्लास में और 12th क्लास में पहुंचते हैं
तो यही पदार्थ शब्द द्रव्य शब्द से रिप्लेस हो जाता है। मतलब पदार्थ शब्द की जगह कौन ले लेता है? द्रव्य शब्द ले लेता है। तो छोटे क्लास में आप पढ़ते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तब आप पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जब आप 9th क्लास में पहुंचते हैं तो फिर कहा जाता है द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वहां पर भी आप पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य शब्द अधिक परिष्कृत है और अधिक अच्छा है। जैसे भाषा, आम बोलचाल की भाषा में आप पदार्थ बोलेंगे, लेकिन जो साइंस नहीं पढ़ेगा वो भी पदार्थ कह सकता है। लेकिन द्रव्य शब्द का इस्तेमाल अधिकतर विज्ञान में, हिंदी मीडियम में द्रव्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग अधिक किया जाता है बजाय पदार्थ के। छोटी क्लास में पदार्थ शब्द और बड़ी क्लास में द्रव्य शब्द का एक ही चीज के लिए प्रयोग होता है। तो द्रव्य और पदार्थ एक ही बात है। तो द्रव्यमान शब्द का अर्थ हुआ किसी भी वस्तु में या कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। यहीं से समझ लेते हैं, अगर आपका रिवीजन हो जाएगा क्लास 9 से, किसी भी वस्तु या कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा भी कह सकते हैं, द्रव्य की मात्रा भी कह सकते हैं। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पर। द्रव्यमान किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु या कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। और इसका मात्रक आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जब आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी। तो सबसे पहला था द्रव्यमान, सबसे पहली राशि थी द्रव्यमान। लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब पढ़ा था ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर वहीं से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है, या किसी भी वस्तु में या कण में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है, मैटर है, उसको किलोग्राम में मापा जाता है। देखिए बच्चों, फिर से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख लेते हैं, क्योंकि वही ट्री डायग्राम चला आ रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस प्रकार से लिखा हुआ था पिछले पेज पर। तो द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग लिखेंगे या प्रदर्शित करेंगे, तो हम लोग m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, और ये सफिक्स में स्मॉल e लिख दिया। सफिक्स में स्मॉल e लिखने का अर्थ है कि ये मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका अर्थ m इंटू ई मत समझिएगा। सफिक्स का अर्थ होता है दाहिनी या बाईं ओर, छोटा सा एक लेटर बना दिया जाता है। उसका अर्थ होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखा है इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन का, m फॉर द्रव्यमान। तो यहाँ पर इसका अर्थ आप इंटू बिल्कुल ना समझें कि m इंटू ई कर दिया गया हो। तो m और सफिक्स में स्मॉल e यानी कि m के दाहिनी ओर, नीचे की ओर, इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। देखिए कितना कम द्रव्यमान है, -31, यानी कि 9.1 को आप डिवाइड करें, 10 एक के आगे 31 जीरो रख दें, है ना। प्रोटॉन का इसी प्रकार द्रव्यमान होता है 1। प्रोटॉन के द्रव्यमान को लिखेंगे कैसे? m फॉर मास द्रव्यमान है, और सफिक्स में p बना देंगे, तो ये क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू 1.6
इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पर घात कितनी है, घात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, -27। इसी प्रकार से मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा हो तो फिर मैं दोबारा से नीचे लिख रही हूँ मास ऑफ द न्यूट्रॉन। Mn is equal to 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप ध्यान दीजिए 1 बाय 1, ये तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पर संख्या भी अलग है और घात भी अलग है, तो इलेक्ट्रॉन को तो बिल्कुल एकदम अलग कर दीजिए। इन दोनों पर आइएगा, 1.67 यहाँ पर भी है और 1.67 यहाँ पर भी है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में डेसिमल पॉइंट की तीसरे नंबर से, दशमलव के तीसरे नंबर से आपका अंतर शुरू होता है। यहाँ पर 262 है और यहाँ पर कितना है, दशमलव के 2 अंकों के बाद 493, तो 493 तो ऑब्वियसली ज्यादा ही है। यहाँ घात भी समान है, -27 यहाँ न्यूट्रॉन में भी है और यहाँ प्रोटॉन में भी -27 है, ध्यान दीजिएगा। तो इससे पूर्व में जो क्लास हुई थी उसमें आपको ये बताया गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस में कुछ विशेष अंतर नहीं होता। दशमलव के तीसरे नंबर से, दशमलव के बाद तीसरा जो डिजिट है वहां से अंतर शुरू होता है, 262 और यहाँ पर 493। तो इसी प्रकार यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, उनमें कुछ खास अंतर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कितना अंतर निकल रहा है। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे, MN -MP की वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घात कॉमन हो जाएगी आपकी और वैल्यू निकालकर आप मुझे मैसेज करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ मैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान है। द्रव्यमान अपने आप में एक गुण होता है और इसी द्रव्यमान के कारण जितनी भी वस्तुएं आपको अपने आसपास दिखती हैं, जितनी भी पिंड आपको सौरमंडल में दिखते हैं, जितने भी पिंड आपको आकाशगंगा में दिखते हैं, रात में आकाश में दिखते हैं, उन सभी पिंडों के पास, जिनके पास द्रव्यमान है, उनके बीच में एक बल लगता है। 11th में आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने का जो कारण है किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य, वो क्या है, उस पिंड का, उस वस्तु का द्रव्यमान। तो चूंकि ये कण बहुत छोटे हैं, बहुत इनके पास बहुत ही जिसको कहेंगे अत्यंत अल्प द्रव्यमान है, जिसमें घात ही -31 है, -27 है, -27 है यहाँ न्यूट्रॉन के पास भी, लेकिन द्रव्यमान इनके पास है, भले ही बहुत बहुत सूक्ष्म हो, बहुत कम द्रव्यमान हो, लेकिन चूंकि ये द्रव्यमान कैरी करते हैं ये कण, इस कारण इनके मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो अभी हम लोग निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल मूल कणों के मध्य। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसी टॉपिक से आपकी गुरुत्वाकर्षण बल का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ, और आगे जो वैद्युत बल हम लोग पढ़ेंगे
उससे गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना भी हो जाएगी। इस कारण यहाँ पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, सीखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल निकालना। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कणों के द्रव्यमान के कारण, क्योंकि अभी अभी बताया आपको कणों के द्रव्यमान के कारण उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट में चित्र में ही बना दे रही हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर दूर रखा है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और चूंकि हम SI यूनिट्स में MKS प्रणाली में बदलते हैं तो 1/100 मीटर में बदल लेंगे इसको। यहीं पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, तो चूंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सूत्र ये होता है F इज इक्वल्स टू G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच निकालना है तो, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये m1 की जगह हम क्या कर देंगे, g m1, यानी कि पहली वस्तु क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर m e हो जाएगा। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m e अपॉन r स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू आपको याद होगी, g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। सभी की वैल्यूज रख देते हैं, 10⁻⁻11 इंटू वैल्यू कितनी है me की, पहले पूर्व में ये देखिए यहाँ पर me की वैल्यू ये है, ठीक है, तो यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। me यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, g me स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि me इंटू me है अपॉन r स्क्वायर, तो ये जो यहाँ 9.1 इंटू 10⁻31 है, इसको स्क्वायर किया अपॉन r स्क्वायर है, तो r का वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, r की 1/100, तो 1/100 का मीटर है यहाँ पर होल स्क्वायर। और जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ जी मान लेते इसको, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, सफिक्स में इसको जी लिख देते हैं, तो एफ जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में, 5.5 कैलकुलेशन के बाद इंटू 10⁻⁻67
-67 न्यूटन। ये 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल है। यहाँ से आप कैलकुलेशन करना सीख लीजिएगा। यहाँ पर -31 है, स्क्वायर है तो 6 और 2 यानी कि 6 माइनस, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 10⁻62 हो जाएगा। 9.1 का होल स्क्वायर आप कर ही लेंगे। 100 है यहाँ 1/100 तो 10 की घात 4 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन तो आपको करना आना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन कई बार मेरी आदत इसलिए पड़ गई है ये छोटी छोटी चीज़ें बताने की, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी जो बच्चियाँ आती हैं वो उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए मेरी आदत पड़ गई है ये बताने की। अब क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आप लगातार नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ पर आपको होमवर्क दिया गया है ना। एक तो होमवर्क आपको यहाँ पर दिया गया है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ लिख दे रही हूं मैं HW। होमवर्क मैंने भी बताया आजकल सारा कुछ होमवर्क ही है। दूसरा आपको करना है काम, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जिस प्रकार से आपने 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में निकाला है गुरुत्वाकर्षण बल, उसी प्रकार से अब आपको फिर से होमवर्क दिया जाता है 2 प्रोटॉनों के बीच। ये दोनों प्रोटॉन्स भी आपके 1 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर हैं, तो R की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको पता है, ऊपर दे दिया गया है। आपको Fg की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों प्रोटॉनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से आपको 2 न्यूट्रॉन्स जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, उनके चूंकि द्रव्यमान अलग हैं, इस कारण उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग होगा। R की वैल्यू आप सेम टू सेम उसी प्रकार से निकाल लेंगे। Fg की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर भी। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप नोट करेंगे। अब आपको 3 विज्ञान के खेल देखने हैं, जो वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगी मैं। उस वीडियो में जितने भी खेल दिखाए गए हैं आपको, वो आप खुद भी घर पर करके देखेंगे। तो देखिए 3 वंदे मातरम बच्चों, ये मेरे हाथ में 6 इंची स्केल है जो सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में पाई जाती है। इस स्केल के साथ और दूसरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कागज के छोटे छोटे बहुत नन्हे नन्हे कागज के 5 टुकड़े रखे हुए हैं पुराने मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी इस स्केल को हम दूसरी स्क्रीन पर ले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कागज के टुकड़े बिल्कुल भी स्केल को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इनके बीच में कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, कागज के टुकड़े और स्केल के बीच। अब आप देखिए, ये स्केल और ये हाथ में मेरे पॉलीथीन है, थोड़ी सी थिक पॉलीथीन है। इसको मैं स्केल से इस तरीके से घिसती हूँ। आप चाहें तो अपने बालों पर भी स्केल को घिस सकते हैं। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो छोटे छोटे बच्चे, क्लास 4th, 5th, 6th के बच्चे खेल खेल में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, पर वो इसके पीछे छुपी हुई फिजिक्स को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं इसके पीछे की फिजिक्स को समझने के लिए। अब आप देखिएगा, यही स्केल जो काफी घिस दी गई है पॉलीथीन के टुकड़े से, इसको कागज के टुकड़े किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं। आप देख रहे हैं सभी कागज के टुकड़े लगभग एक, ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है। ये सभी 5 कागज के टुकड़े स्केल पर आ चुके हैं।
तो पॉलीथीन से घिस देने पर ऐसा क्या हुआ जो कागज के टुकड़े स्केल पर आ गए। आप देखिए अभी भी लगभग सभी चिपके हुए हैं और इतने फोर्स से चिपके हुए हैं कि इतने बार झटका देने के बाद भी ये नीचे नहीं आ रहे। अभी भी दो इस पर हैं। इस घटना के पीछे की फिजिक्स आपको ढूंढनी है, समझनी है। ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बच्चे खेल खेल में करते हैं, ये धारा विद्युत का, स्थिर विद्युत का आधार है। यही वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बड़े बड़े आविष्कारों तक वैज्ञानिकों को ले गए। तो इनके पीछे जो भी फिजिक्स छुपी हुई है, आपको उसको ढूंढना है, समझना है। हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए जैसे ही मैं इसके नजदीक ले जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे, वैसे ही ये दूर चला जा रहा है। ये देखिए, देखिए चला क्या? फिर देखिएगा, कहीं पर भी छू नहीं रहा है ये। अब आप ठीक से ऑब्जर्व करिए, जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है तो ये दूर भाग रहा है। अगर अट्रैक्ट होता तो ये मेरे हाथ वाले से चिपक जाता, आकर दूर भाग रहा है। हाँ बच्चों, देखे आपने खेल? पहला जो वीडियो है उसमें स्केल और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ एक खेल किया गया है। छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। कागज के टुकड़ों के पास भी द्रव्यमान है, भले ही वो मिलीग्राम में हो, और स्केल के पास भी द्रव्यमान है, हो सकता है वो ग्राम में हो, 10 ग्राम की हो। तो चूंकि दोनों ही वस्तुओं के पास द्रव्यमान है, तो दोनों के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा ही होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तब भी मौजूद था उनके मध्य जब स्केल को पॉलीथीन से रगड़ा नहीं गया था। मतलब स्केल को पॉलीथीन से रगड़ने के पूर्व भी उनके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल था। क्यों? क्योंकि रगड़ने से पूर्व भी स्केल के पास भी द्रव्यमान था और कागज के टुकड़ों के पास भी द्रव्यमान था। तो जहां द्रव्यमान होगा दो वस्तुओं के पास, वहां गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल हमें विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, उसको नोटिस नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि उनके मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना क्षीण होता है, इतना कम होता है कि वो नोटिसेबल नहीं होता सामान्य जिंदगी में। सामान्य जिंदगी में गुरुत्वाकर्षण बल नोटिसेबल कब होता है? जब आप बॉल को ऊपर से गिराते हैं और वह पृथ्वी पर आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अत्यधिक होने के कारण पृथ्वी और बॉल के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल विजिबल होता है, नोटिसेबल होता है। इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करनी। जितनी भी द्रव्यमान रखने वाली वस्तुएं हैं उनके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल तो मौजूद ही होगा। हाँ, यद्यपि वो सामान्यतः नोटिसेबल नहीं होता। लेकिन जब स्केल को पॉलीथीन से रगड़ दिया गया, तब स्केल में ऐसा क्या हुआ जो वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगी? ऐसा कौन सा गुण उसके अंदर आ गया जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रही है? कुछ ना कुछ तो स्केल और पॉलीथीन के मध्य में हुआ है। तो इसका कारण हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब स्केल को पॉलीथीन से रगड़ा गया था तो क्या संभावना हो सकती है, इस बात पर हम लोग विचार करते हैं।
पॉलीथीन और स्केल की जो सतहें हैं, ऊपरी सतह है, वो संपर्क में आई। जब पॉलीथीन से स्केल को टच किया गया, संपर्क में आने पर उनके बीच किस प्रकार की क्रिया हुई होगी। आपको मालूम है, सभी लोग अभी तक जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें अभी तक की पढ़ाई में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ होता है वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणुओं और परमाणुओं में जो नाभिक है वो सबसे अंदर होता है, ये भी आपको पता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि चाहे कोई भी पदार्थ हो, विश्व में जितने भी पदार्थ आपको दिखते हैं वो सभी अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर हम लोग वस्तु ए या पदार्थ ए लिख लेते हैं। वस्तु ए, ये सिर्फ समझना है आपको यहाँ पर। और ये जो संपर्क सतह है, ये जो यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, ये सिर्फ संपर्क सतह हो सकती है। यानी कि स्केल और पॉलीथीन की संपर्क सतह भी हो सकती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि एक स्ट्रॉ था जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो एक स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ से दूर भाग रहा है, ये आपने देखा। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स पर या इन सभी खेलों पर, हम के पीछे छुपी फिजिक्स पर हम लोग विचार करते हैं और बहुत आराम से धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो ये वस्तु ए भी अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी है, और वस्तु बी भी अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी है। अणु और परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। कोई भी परमाणु हो, किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का परमाणु हो, वो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और नाभिक के बाहर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम यहाँ वस्तु ए पर चर्चा करते हैं, कोई भी 2 या 3 अणु या परमाणुओं पर चर्चा करते हैं। तो नाभिक तो यहाँ पर होगा, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। लेकिन यहाँ बाहर कौन सा कण होगा? इलेक्ट्रॉन, जो इस नाभिक का चक्कर लगा रहा होगा, यूं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ कोई दूसरा, इस तरह से कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई दूसरा अणु या परमाणु होगा। तो नाभिक तो अंदर है, पर इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। ठीक इसी तरह से इसके जो अणु परमाणु होंगे, वहां पर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर चक्कर लगा रहा होगा। तो जब कोई 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं, तो सबसे पहले कौन सा कण किस कण के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है? क्योंकि ये भी सतह पर होगा, ये भी लगभग सतह पर होगा। तो सबसे पहले सतह पर 2 सतहें संपर्क में अगर आती हैं, ये 2 सतह, वस्तु ए की सतह और वस्तु बी की सतह, सतह को हम पृष्ठ भी कहते हैं। तो आगे हमारी किताबों में पृष्ठ और सतह दोनों ही शब्द इस्तेमाल हुए हैं, तो हम लोग दोनों ही शब्दों को साथ साथ लेकर चलते हैं। ये 2 सतहें संपर्क सतह, वस्तु ए की सतह और ये वस्तु बी की सतह। तो जब 2 सतहें संपर्क में आएंगी, अभी तो कौन से कण के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉन के। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। होता क्या है, जब 2 वस्तुओं को आप यूं आपस में ऐसे रगड़ते हैं, अपने दोनों हथेलियों को भी आप अगर आपस में ऐसे रगड़ते हैं,
तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, संभावना बढ़ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें कूद जाए। जरूरी नहीं है कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में कूद रहा है। संभावना ये भी हो सकती है कि वस्तु बी से इलेक्ट्रॉन वस्तु ए में चला जाए, क्योंकि आप यू संपर्क में है ना दो चीजें, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन के, ये तो तिजोरी में बंद कण है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहले भी आप पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो तिजोरी में बंद रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहरी सतह पर होता है तो संपर्क सतहों पर भी सबसे पहले यही संपर्क में आएंगे एक दूसरे के। तो ये संभावना हो सकती है, यही क्रिया अधिकतम इसी क्रिया की संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहां से या तो यहां पर ट्रांसफर होगा या फिर वस्तु ए से वस्तु बी में ट्रांसफर होगा। अब इन दो संभावनाओं में हम एक संभावना मान लेते हैं कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन वस्तु बी पर गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की ये हो गया दाता पदार्थ, दाता वस्तु हो गई। दाता वो होता है जो दान करता है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी इस वस्तु में। तो जब स्केल से पॉलीथीन रगड़ी गई है, उनके बीच घर्षण हुआ है, तो या तो स्केल पर और या पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी। मान लिया स्केल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो निश्चित ही ये ग्राही है। ग्राही मीन्स हुआ ग्रहण करने वाला, ग्राही वस्तु। किसको ग्रहण किया है इसने? इलेक्ट्रॉन्स को। ग्राही मीन्स हो गया ग्रहण करने वाला। तो निश्चित ही चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये जो दाता वस्तु है, इसको क्या कहेंगे? यहां पर ग्राही वस्तु है, इसके अंदर ग्रहण करने का गुण है, इसको भी समझना है। ग्रहण करने का गुण, किसको ग्रहण करने का? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है, देने का गुण। ये स्पेसिफिक यानी कि विशेष गुण हैं जो वस्तु में पाए गए। जैसे कि स्केल में ये गुण पाया गया कि स्केल को जब आप पॉलीथीन से रगड़ेंगे तो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगी, अभी हम लोगों को पता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है या इलेक्ट्रॉन दे रही है, दान कर रही है, लेकिन संभावनाएं दो हैं, या तो स्केल इलेक्ट्रॉन दे रही है या फिर ग्रहण कर रही है। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे उसने इलेक्ट्रॉन दिए हो अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हो, दोनों ही परिस्थितियों में वो कागजों को आकर्षित कर रही है। चाहे उसने त्यागा हो या फिर उसने ग्रहण किया हो, अभी हम लोगों को नहीं पता कि उसने त्यागा है इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण किया है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पर विचार करते हैं हम लोग। दूसरे पेज पर आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे पेज में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में या खेल में आपको ये दिखाया गया कि एक स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो मान लीजिए ये एक स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ है आपका, और ये दूसरा स्ट्रॉ है। पहले स्ट्रॉ को भी आपने फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित।
इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण है। आपने खेल में देखा, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल है इनके बीच, दोनों स्ट्रॉ के बीच। ऐसा क्यों हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले स्ट्रॉ को आपने पर्दे से रगड़ा, तो माना कि, और दोनों ही स्ट्रॉ किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक से, सेम मटेरियल है, जिस मटेरियल से, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉ एक ही पैकेट में से लिए हैं, प्लास्टिक ये भी है और प्लास्टिक वो भी है। तो ये जो पहला स्ट्रॉ है, अगर उसको आप पर्दे से रगड़ते हैं और माना कि पहले स्ट्रॉ ने इलेक्ट्रॉन पर्दे से ग्रहण किया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो फिर दूसरा स्ट्रॉ भी क्या करेगा, पर्दे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉ किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक से। तो अगर एक स्ट्रॉ के अंदर पर्दे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है, तो दूसरे स्ट्रॉ के अंदर भी पर्दे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का ही गुण होगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण जिसने किए हैं, ग्रहण करने का गुण दोनों ही स्ट्रॉ में है। तो समान गुण वाले जो वस्तुएं हैं, जिनके अंदर समान गुण है, रगड़ने के बाद इसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगा। यानी कि जो समान गुण वाली वस्तुएं हैं, रगड़ने के पश्चात उनके मध्य में कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो एक विशेष प्रकार का बल है जो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। यानी कि अगर आप स्केल को पर्दे से रगड़ रहे हैं या प्लास्टिक से रगड़ रहे हैं, तो स्केल के अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को कागज के आकर्षित कर रही है। जबकि स्ट्रॉ को अगर आप पर्दे से रगड़ रहे हैं, तो दो स्ट्रॉ अगर समान रूप से समान गुण रख रहे हैं, तो फिर उनके बीच में प्रतिकर्षण बल है। यानी कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनके मध्य में आकर्षण भी उत्पन्न हो सकता है और प्रतिकर्षण भी उत्पन्न हो सकता है। अब आप पर्दे पर आइए। अगर हम समान सेम कपड़े के दो पर्दे लें, या कोई भी कपड़ा है, कपड़ा ले लेते हैं, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल के दो कपड़े लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों इसको भी हम इस स्ट्रॉ से घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, और इसको भी। तो पर्दे के अंदर क्या था, पर्दे के अंदर तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण था, पर्दा जो था उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण था। तो ये जो मटेरियल है कपड़े का, सिंथेटिक कपड़े का, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी इसमें, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो जब इन दोनों को, सेम मटेरियल को, कपड़े को, क्लॉथ्स को पास में लाया जाता है, तो ये क्लॉथ 1 और क्लॉथ 2 ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनके मध्य भी पाया गया कि प्रतिकर्षण लगता है। तो ऐसी दो वस्तुएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन की अधिकता दोनों ही वस्तुओं में। तो अगर दोनों ही वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो भी ये प्रतिकर्षित कर रही हैं। यहाँ पर दोनों वस्तुओं में क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। तो ऐसा पाया गया कि अगर दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों ही वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है,
तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और अगर हम उस कपड़े को ले लेते हैं जिससे रगड़ा गया है, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं और स्ट्रॉ से रगड़ते हैं, तो 2 कपड़े के अंदर तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण माना गया था, तो दोनों ही कपड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकाला गया, कोई भी 2 वस्तुएं, हाँ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, एक स्ट्रॉ और एक कपड़ा, दोनों को जब पास में लाया गया तो उनके बीच में आकर्षण था। यानी कि ऐसी कोई वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ऐसी 2 वस्तुओं को समीप लाया जाता है तो वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। तो यहां से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। अगर कोई 2 वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और वो समीप लाई जाती हैं, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। अगर कोई 2 वस्तुएं जिन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो समीप लाई जाती हैं तो दोनों में ही प्रतिकर्षण होता है। परंतु ऐसी वस्तु जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर सिंथेटिक कपड़े की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है कि अगर ये जो विशेष प्रकार का गुण है जो स्केल में आया, स्केल को प्लास्टिक से रगड़ने के बाद, और स्ट्रॉ में आया, स्ट्रॉ को सिंथेटिक कपड़े से रगड़ने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी मौजूद थे स्केल में और स्ट्रॉ में, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ, यहाँ सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद थे, लेकिन पहले उनमें ये गुण नहीं था। ये गुण रगड़ने के पश्चात उत्पन्न हुआ है, और उस उत्पन्न होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता। अगर अधिक है इलेक्ट्रॉन तो भी ये गुण है, और अगर कम है इलेक्ट्रॉन तब भी एक प्रकार का ये गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता का गुण है, ये विशेष प्रकार का गुण है, और किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण। तो मूल रूप से स्केल पर ये जो गुण उत्पन्न हुआ है, स्ट्रॉ पर ये जो गुण उत्पन्न हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न हुआ है। तो एक्चुअली ये किसका गुण हुआ? इलेक्ट्रॉन का गुण हुआ। मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये 3 खेल हुए हैं, इनके पीछे की जो फिजिक्स है वो किसके कारण हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न हो रही है। तो ये जो विशेष प्रकार का गुण है जिसके कारण छोटी छोटी वस्तुओं को पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है, ये मूल रूप से इलेक्ट्रॉन का गुण है। लेकिन इस गुण का जो प्रकटीकरण है वो रगड़ने पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी हर पदार्थ में मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी कमी या अधिकता कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों में रगड़ने पर उत्पन्न होती है, और इसी कारण उनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप समझिएगा इस चीज को, सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, विबग्योर आपने पढ़ रखा है। लेकिन क्या हम हमेशा सूर्य के 7 रंगों को हर पदार्थ प्रकट कर सकता है? विशेष प्रकार का या विशेष आकार का जो प्रिज्म है कांच का, अगर उससे सूर्य का प्रकाश गुजरता है तभी सूर्य के 7 रंगों का प्रकटीकरण होता है। तो ये जो प्रकटीकरण है, क्या प्रिज्म में सूर्य के 7 रंग है? सूर्य के 7 रंग पहले भी किरण में उत्पन्न थे, लेकिन उसका प्रकटीकरण कब हुआ? जबकि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये गुण उत्पन्न हुआ है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का पदार्थों को रगड़ने पर,
तो ये कुछ विशेष पदार्थों में ही होता है। जैसे कि जिस प्रकार से सूर्य की किरण के 7 रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद ही प्रकट होते हैं, सामान्यतः हर कांच में से गुजरने के बाद, हर शेप के ग्लास में गुजरने के बाद वो रंगों का प्रकटीकरण नहीं होता। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हम हर वस्तु को, लकड़ी को आपस में रगड़े तो ये विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाएगा और वो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने लगेगी, गुण प्रदर्शित करने लगेगी। तो ये स्पेशल गुण है जो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ ही उत्पन्न करते, पदार्थों में ही प्रकट होता है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। हाँ बच्चों, तो निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अतिरिक्त गुण होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होती है तभी किसी पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो वस्तुतः ये किसका गुण था? गुण होगा, इलेक्ट्रॉनों का गुण होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के पास अतिरिक्त गुण होता है, एडिशनल प्रॉपर्टी है। एडिशनल प्रॉपर्टी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले से मौजूद है। तो ये जो घिसने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई, एडिशनल प्रॉपर्टी आपकी प्रकट हो गई है किसी भी पदार्थ में, उसको कहा गया है ये इलेक्ट्रॉनों का गुण है और ये इलेक्ट्रॉन की एडिशनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसी के स्थानांतरण से ये संभव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण पदार्थ में अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के इस विशेष गुण को ही क्या कहा है? आवेश कहा है। ध्यान दीजिएगा, आवेश की इंग्लिश चार्ज होती है। हाँ बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेंटीमीटर दूर पर रखे गए तो उनके मध्य में इतना प्रतिकर्षण बल पाया गया। तो ये एक एक्स्ट्रा बल था जो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा इन दोनों कणों के मध्य में था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रकृति होती है वो तो आकर्षणात्मक होती है। तो ये प्रतिकर्षण बल कहां से आया? तो वो भी, उसका कारण भी क्या माना गया? इसका विशेष गुण इलेक्ट्रॉन का, जिसको आवेश कहा गया। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन्स थे 2, उनको जब 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया तो प्रोटॉन के मध्य में भी ठीक इतना ही, प्रोटॉन के मध्य में भी ठीक इतना ही प्रतिकर्षण बल पाया गया। Fe बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन प्रतिकर्षण। चूंकि यहां पर भी प्रोटॉन है और यहां पर भी प्रोटॉन है, इसलिए ये भी, यहां पर भी प्रतिकर्षण पाया गया, नोटिस किया गया। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जितना जो गुण इलेक्ट्रॉन के अंदर है वही गुण प्रोटॉन के भी अंदर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को 1 सेंटीमीटर दूर रखने पर भी इतना प्रतिकर्षण बल लगता है और 2 प्रोटॉनों को भी 1 सेंटीमीटर दूर पर रखने पर इतना ही प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जो विशेष गुण इलेक्ट्रॉन के पास है वही विशेष गुण प्रोटॉन के भी पास है। इससे ये निष्कर्ष निकला। फिर 2 न्यूट्रॉनों को 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया, उनके मध्य में ना तो आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण, नो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो पाया गया उनके मध्य में, क्योंकि इनके मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, प्रतिकर्षण इनके मध्य में किसी भी प्रकार का नहीं था। न्यूट्रॉन है, अगर होता इनके पास, अगर ये गुण होता जैसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है, तो न्यूट्रॉनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगता। तो यहां पर कोई प्रतिकर्षण बल नहीं था, केवल आकर्षण बल
पाया गया, वो भी किसके बराबर? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। तो इससे ये यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि न्यूट्रॉन के पास वो गुण नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी आवेशित कण है, इसके पास आवेश है, इसके पास आवेश है और इसके पास भी आवेश है, क्योंकि आवेश एक प्रकार का गुण है, लेकिन इसके पास कोई आवेश नहीं है। अब आगे एक संभावना और हो सकती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को जब पास में रखा गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को जब 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया, तो इनके मध्य में उतना ही बल, कितना? 2.3 × 10⁻⁻24 इतना बल तो था, लेकिन ये बल क्या था? आकर्षण का। आकर्षण ठीक प्रतिकर्षण के विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो फिर इससे निष्कर्ष ये निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन के पास जो गुण होता है, प्रोटॉन के पास उसके ठीक विपरीत गुण होता है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण था, प्रोटॉन के मध्य में प्रतिकर्षण था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य में क्या था? आकर्षण। तो अगर हम एक कणों को बदल देते हैं, अलग अलग कण लेते हैं, उनके बीच में आकर्षण है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे गुण रखते हैं? विपरीत गुण रखते हैं। विपरीत गुण है, यानी कि विपरीत आवेश। विपरीत आवेश। तो सुविधा के लिए क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ये जो गुण है, आवेश का गुण है, इसको ऋण आवेश मान लिया गया, और प्रोटॉन के पास जो गुण है उसको धन आवेश। क्योंकि विपरीत गुण है तो इसको सुविधा की दृष्टि से धनावेशित और ऋण आवेशित कण माने गए हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन छोटा कण है, सबसे छोटा कण है जो आवेश है, तो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को और प्रोटॉन के आवेश को इकाई आवेश कहा गया। ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, इकाई आवेश या मूल आवेश। इससे कम आवेश प्रकृति में पाया नहीं जाता, इस कारण इसको इकाई आवेश कहा गया, या इसी का नाम है मूल आवेश। तो यहां से आवेश शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के पास ये जो विशेष गुण है, आवेश का गुण, इसी के कारण इसके मध्य में प्रतिकर्षण लग रहा है, इसी के कारण इसके मध्य प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, और ये आकर्षण बल है। तो ये जो दो प्रकार के बल हैं, इनको नाम दिया गया है वैद्युत बल। वैद्युत बल दोनों प्रकार के बल हैं, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। तो वैद्युत बल दो प्रकार के होंगे, जो किन्हीं भी दो कणों के मध्य, जो कि आवेशित कण है, उनके मध्य में लगेंगे, और इनकी प्रकृति आकर्षणात्मक भी हो सकती है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकती है। देखिए,
इतनी सारी चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकले। किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के मध्य बल लगता है, उस बल को नाम दिया गया वैद्युत बल। तो आवेश के कारण लगने वाला बल जो है वो वैद्युत बल है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इकाई आवेश या मूलावेश कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इज इक्वल टू, इस पे हम लोग डिटेल में कूलाम पर कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। तो इसको आवेश कितना है, मात्रा कितनी होती है आवेश की इलेक्ट्रॉन पर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, p पर आवेश यानी कि प्रोटॉन पर आवेश, लेकिन यहाँ पर निशान चिन्ह बदल गया, प्लस का है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको धनात्मक आवेश कहेंगे, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक आवेश कहेंगे। और एक चीज यहाँ पर हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जो एक तरह से स्थिर वैद्युतिकी और धारा विद्युत का की पॉइंट है, जहां आवेश होगा वहां पर वैद्युत होगी, वैद्युत क्षेत्र होगा। जहां वैद्युत होगा यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर विद्युत है, वहां पर निश्चित ही आवेश होगा, आवेश की उत्पत्ति होगी। तो आवेश का अर्थ ही आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश लेकर चलता है, इलेक्ट्रॉन का गुण है आवेश। तो आवेश और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का गुण है। तो एक तरह से आप इस वाक्य को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जहां आवेश है अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन है वहां पर वैद्युत है। इसी को और डिटेल में अगर समझना चाहें तो कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जहां पर जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है वो आवेशित है, और उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है या वैद्युत है। और जहां पर वैद्युत है, जिस तार में विद्युत धारा बह रही है या जो आवेशित तार है, इसका मतलब वहां पर आवेश है अथवा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ही समझे इसको। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता है। दैट्स ऑल। टाटा।